नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का भारतीय समाज जो बुक है उसका चैप्टर 3 करेंगे, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। ठीक है, चैप्टर दूसरा करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो मिल जाएगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है परिवार और नातेदारी के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है जाति और जाति व्यवस्था के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है जनजातीय समुदाय के बारे में। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। क्लियर है। इसके अलावा आपके बुक में ना, हर बुक के जो पेज है उस पे एक छोटा छोटा बॉक्स बनाकर दिया हुआ है जिसमें ज्योतिबा फूले के बारे में है, उसके अलावा जो कि पेरियार के बारे में है। ऐसे बहुत सारे जो समाज सुधारक और समाजशास्त्री के बारे में बताया गया है, उनको आपको पढ़ना है। वहां से 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो सारे पढ़ने हैं। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। पहला टॉपिक आता है हमारा परिवार। परिवार क्या होता है? देखिए, परिवार एक ऐसा संगठन है जिसमें पति पत्नी, बच्चे व अन्य सदस्य होते हैं जो उत्तरदायित्व, प्यार एवं त्याग की भावना से जुड़े होते हैं। देखिए, परिवार की परिभाषा क्या हो गया? परिवार एक ऐसा संगठन होता है जिसमें पति पत्नी और बच्चे तथा अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे दादा दादी हो गए। ठीक है, तो ये सब भी शामिल हो जाते हैं, जो उत्तरदायित्व और प्यार तथा त्याग की भावना से क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें हम कहते हैं परिवार। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, परिवार को अगर हम बांटें तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक आता है एकल या एकाकी परिवार और दूसरा आता है संयुक्त या विस्तृत परिवार। ठीक है, एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार को हम छोटा परिवार भी कहते हैं। इसमें पति पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। क्या होते हैं? पति पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। क्लियर है। एकल परिवार जो है संयुक्त परिवार को टूट करके बनता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है? इसमें पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची सभी शामिल होते हैं। ठीक है, ये बड़ा परिवार होता है। ठीक है, इसमें जिम्मेवारियां भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। बच्चों का परवरिश अच्छा होता है संयुक्त परिवार में। जबकि एकल परिवार में क्या होता है? पति पत्नी और बच्चे ही सिर्फ होते हैं। क्लियर है, तो एकल परिवार समझ में आया और संयुक्त परिवार समझ में आया। एकल परिवार जिसमें पति पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं एकल परिवार होता है। एकाकी परिवार होता है, छोटा परिवार होता है। जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है? पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, मामा चाचा चाची सब शामिल होते हैं। भाई बहन जितने भी होते हैं ना, बुआ सब आती हैं इनमें। ठीक है, तो इसे कहा जाता है संयुक्त परिवार। गांव में आज भी संयुक्त परिवार देखने को मिलता है, शहरों में तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं नातेदारी की। देखिए, नातेदारी से अभिप्राय ऐसे संबंध से होता है जिसे समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है। नातेदारी क्या होता है? समाज द्वारा स्वीकार किया गया क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ऐसे संबंधों के क्या है? मान्यता प्राप्त कहाँ से होता है? समाज से प्राप्त होता है। ठीक है, नातेदारी को भी 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। नातेदारी होता है, एक तो होता है विवाह संबंधित नातेदारी, यानी शादी हुआ उसके बाद विवाह होने के बाद जो भी संबंध बनता है क्या कहलाएगा? विवाह संबंधित। और रक्त संबंध वो होते हैं जो खून से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे विवाह संबंधित अगर नातेदारी की बात करें हम लोग, विवाह संबंधी नातेदारी कौन से होते हैं? ऐसे नातेदारी जो विवाह के बाद बनते हैं, जैसे साला साली, ससुर सास, ये जो होती है ये क्या होते हैं? शादी के बाद होता है। शादी से पहले किसी का साला होता है? नहीं होता। साली होती है? नहीं होती। ससुर होता है? नहीं होता। शादी के बाद इन सबसे क्या हो जाता है? रिश्ता बन जाता है हमारा। ठीक है, नातेदारी बन जाता है। तो ऐसे हो गए क्या? विवाह संबंधी। ये सब क्या कहलाएंगे? विवाह संबंधित नातेदारी। जबकि दूसरा आता है रक्त संबंध नातेदारी। ऐसे नातेदारी जो रक्त से संबंधित होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, जैसे भाई बहन, चाचा बुआ, ये सब क्या आ जाते हैं? हमारे रक्त संबंध, यानी कि हमारे खून के रिश्ते होते हैं।
क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखिए परिवार के विभिन्न स्वरूपों को बारे में पढ़ेंगे। देखिए परिवार जो होता है उसके 3 आधार पर हम कह सकते हैं कि कैसा कैसा स्वरूप होगा। एक तो होता है वंश के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर। दूसरा होता है निवास स्थान के आधार पर, ठीक है, और तीसरा होता है सत्ता के आधार पर, ठीक है। वंश के आधार पर अगर हम बात करें, वंश के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो एक होता है प्रीतवंशीय परिवार और एक होता है मातृवंशीय परिवार, ठीक है। प्रीतवंशीय परिवार में क्या होता है, इस प्रकार के परिवार में वंश परंपरा जो है पिता से चलती है और परिवार का जो संपत्ति होता है वो पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। भारत में ज्यादातर प्रीतवंशीय परिवार है, ठीक है। परिवार प्रीतवंशीय परिवार जो होता है इसमें क्या होता है, वंश जो चलता है वो किसके परंपरा पर चलता है, पिता के परंपरा से चलता है, ठीक है। यानी कि पिता के बाद बेटे को, बेटे के बाद फिर पोते को, इस तरीके से क्या चलेगा, सत्ता चलता है, वंश चलता है, ठीक है। ज्यादातर भारत में कौन सा वंश चलता है, प्रीतवंशीय परिवार चलता है, ठीक है। मातृवंशीय परिवार में क्या होता है, इस परिवार में जो है वंश परंपरा माता से चलती है। परिवार की संपत्ति माता से पुत्री को प्राप्त होता है। क्या होता है, माता से पुत्री को प्राप्त होता है, इसे कहेंगे हम मातृवंशी परिवार। यानी वंश के आधार पर 2 होते हैं, प्रीतवंशी और मातृवंशी। प्रीतवंशी में क्या होता है, पिता से पुत्र को मिलता है, मातृवंशी में क्या होता है, माता से पुत्री को प्राप्त होता है अधिकार, ठीक है। वंश आगे ट्रांसफर होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब अगला आता है हमारा, वो आ गया हमारा निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर क्या होता है, देखिए प्रीत स्थानीय परिवार, इस प्रकार के परिवार में विवाह के बाद पत्नी को पति के घर जाकर के रहना पड़ता है। भारतीय समाज में यही परंपरा चलती है। देखिए शादी होगा, शादी के बाद लड़की को कहाँ जाना पड़ता है, पत्नी को कहाँ जाना पड़ता है, पति के घर, ठीक है। यानी कि पति का जो है कि मतलब पिता जो है उसके निवास पे करना पड़ता है, तो इसे कहते हैं प्रीत स्थानीय परिवार, ठीक है। जबकि मात्र स्थानीय परिवार में क्या होता है, इस प्रकार के परिवार में विवाह के बाद पति को पत्नी के घर जाकर रहना पड़ता है। गारो खासी जनजातीय में ऐसी प्रथा देखने को मिलती है। साउथ इंडिया में भी काफी जो है कि मतलब इस तरह की जो है कि प्रथा चलती है। इसमें क्या होगा, लड़का जो होगा वो कहाँ जाएगा, पत्नी के घर जाएगा, ठीक है। लड़का जो जाएगा वो पत्नी के घर जाएगा। क्लियर है? प्रीत स्थानीय परिवार में क्या होता है, शादी के बाद, विवाह के बाद पत्नी जो है वो कहाँ जाती है, पति के घर जाती है। जबकि मातृ स्थानीय परिवार में क्या होता है, पति जो है वो शादी के बाद पत्नी के घर जाता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में इसे घर जमाई भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर 2 होते हैं, प्रीत सत्तात्मक परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार। इसमें क्या होता है, ऐसे परिवार में परिवार का सत्ता पिता के हाथों में होता है। प्रीत सत्ता में क्या होगा, परिवार का जो सत्ता होगा वो किसके पास होगा, पिता के पास होगा। पिता परिवार का मुखिया होता है। सत्ता पिता के बाद पुत्र को मिलता है। भारत के अधिक जो है प्रीत सत्तात्मक परिवार है। भारत में ज्यादातर जो है प्रीत सत्तात्मक परिवार है। क्लियर है? यानी कि पिता से सत्ता किसको मिलेगा, पुत्र को मिलेगा। मुखिया कौन होता है, पिता होता है। जबकि मातृ सत्ता की अगर हम बात करें तो ऐसे परिवार में परिवार का सत्ता जो है माता के हाथों में होता है। परिवार का जो पावर जो होता है, जितना भी सत्ता का पावर होता है वो किसके हाथ में होता है, माता के हाथ में होता है। माता परिवार का मुखिया होती है। सत्ता माता के बाद पुत्री को मिलता है। मातृ सत्तात्मक परिवार में पुरुषों का सत्ता पर कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। ऐसे में मातृ सत्ता में क्या होता है, पुरुषों का कोई अधिकार नहीं होता सत्ता पर। क्लियर है? पुत्री को मिलेगा माता से। और पितृ सत्ता में पूरा पूरा अधिकार किसका होता है, पुत्रों का होता है। यानी कि पिता से पुत्र को मिलेगा। इसमें माताओं का यानी कि इसमें जो है कि महिलाओं का अधिकार नहीं होता है। क्लियर है? समझ आया? तो सत्ता के आधार पर हो गया, स्थान के आधार पर हो गया, वंश के आधार पर हो गया परिवार को, ठीक है। वंश के आधार पर भी क्या है, 2 हैं, प्रीतवंशी परिवार और मातृवंशी परिवार।
ठीक है। निवास स्थान के आधार पर पितृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार, और उसके बाद अगर हम बात करें सत्ता के आधार पर तो पितृ सत्तात्मक परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार। क्लियर है? आगे देखते हैं जाति व्यवस्था में पृथकीकरण यानी कि विभिन्नता और अधिक्रम संपूर्णता। पृथकीकरण यानी कि विभिन्नता किसे कहते हैं? जाति की वह मुख्य विशेषता होती है, एक जाति दूसरे अन्य जातियों से अलग भिन्न होती है। जितनी भी जातियां हैं वो क्या है? एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से अलग होने के कारण ही इनके खान पान, रहन सहन, पहनावे में, विवाह के नियम में, सामाजिक संबंध में, आवास में, अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें क्या है ये एक दूसरे से अलग होते हैं। इसे जाति व्यवस्था में पृथकीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अलग होना, विभिन्नता होना, अलगपन होना। ठीक है, यानी कि जितनी भी जातियां होगी उन सब में क्या होगा? एक दूसरे से क्या होगा? अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा, विवाह करने के नियम अलग होंगे, पहनावे अलग होंगे। राजस्थान में देखोगे तो जो जो जनजाति लोग होते हैं जो, तो वो अलग पहनावे पहनते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आप जा करके झारखंड में देखोगे तो वहां के लोग जो है वो अलग पहनते हैं। ठीक है, तो क्या है, जहाँ पे लोग रहते हैं उसके हिसाब से उनका क्या है? पहनावा अलग होता है, खान पान अलग होता है, रहन सहन अलग होता है। हर जाति का क्या होता है? अपना रहन सहन, खान पान व्यवस्था अलग होता है। ठीक है, ये एक जाति को दूसरी जाति से क्या करता है? अलग करता है, भिन्नता दिखाता है, उनके बीच में अंतर को दर्शाता है। क्लियर है? समझ में आया पृथकीकरण क्या होता है? अधिक्रम क्या होता है? देखिए, अधिक्रम का मतलब होता है संपूर्णता। ठीक है, अधिक्रम में जातियों को शुद्धता एवं अशुद्धता में बांटा जाता है, यानी कि कौन सी जाति शुद्ध है, कौन सी जाति अशुद्ध है। उन जातियों को शुद्ध माना जाता है जो पवित्र माना जाता है, या पवित्र माना जाता है जो धार्मिक कर्मकांड में लगे रहते हैं। देखा होगा ब्राह्मण साम्राज्य को, ब्राह्मण जो समाज है उसको क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका काम क्या होता है कि जो धर्म शास्त्र है उसको पढ़ते रहना, पूजा पाठ करना, ये सारे काम उनके पास होता है। ठीक है, तो उनको पवित्र माना जाता है। तो ये सारे क्या है? अधिक्रम है। समाज पर उनका प्रभाव रहता है। समाज पर क्या होता है? उनका प्रभाव रहता है। जो जातियां धार्मिक कर्मकांड में नहीं लगे रहते हैं उन्हें निम्न या अशुद्ध माना जाता है। देखिए, यहाँ पर क्या है, जातियों को शुद्ध और अशुद्ध में बांटा जा रहा है। ठीक है, जो जातियां धार्मिक कर्मकांड करते हैं, जो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उन्हें क्या कहा जा रहा है? शुद्ध जातियां कही जा रही है। और जहां पर जो लोग जो पूजा पाठ में और धार्मिक कर्मकांड में नहीं लगे रहते उन्हें अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, समाज पर प्रभाव किसका पड़ता है? जो पवित्र माने जाते हैं ना, जो पूजा पाठ में लगे होते हैं उनको पवित्र माना जाता है, उनका समाज पर ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, तो पृथकीकरण का मतलब हुआ अलग होना, विभिन्नता होना, यानी हर जाति अपने दूसरी जातियों से क्या होता है? अलग होता है। अधिक्रम का मतलब होता है शुद्ध और अशुद्ध में बांट देना। जो जातियां धार्मिक कर्म कांड में लगे हुए हैं, जो पूजा पाठ में लगे हुए, उन्हें शुद्ध माना जाता है। और जो ये सब नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, धार्मिक कर्म कांड नहीं करते, उन्हें अशुद्ध माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखिए, आगे आता है जाति प्रथा में कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं। जो जाति प्रथा है उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए, आजकल लोग जाति से बाहर विवाह कर रहे हैं। इसे बहिर्जातीय विवाह कहते हैं। ठीक है, या बहिर्विवाह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अपनी जाति को छोड़कर लोग दूसरी जातियों में क्या करते हैं? शादी करते हैं, विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? परिवर्तन हो रहा है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले अपने गोत्र से बाहर कर सकते हैं लेकिन जाति से बाहर विवाह नहीं होता था। लेकिन अब जो है लोग जाति से भी बाहर कर लेते हैं, धर्म से बाहर जा करके लोग शादियां कर रहे हैं। तो अब बहुत ज्यादा कम, मतलब जो पहले जो परिवर्तन था ना बहुत कम था, अब बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, इंसानियत को मान्यता दे रहे हैं, धर्म और जातियों की क्या करा जा रहा है? अवहेलना करा जा रहा है। ठीक है, आजकल खान पान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप देखोगे तो चाइना का फूड इंडिया में इतना ज्यादा चलता है। ठीक है, भारत के अंदर जिस भी कोने में देख लो, नेपाल का फूड आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चाइना का मिल जाएगा, रसिया का मिल जाएगा, अमेरिका का खाना मिल जाएगा। तो
आप यहाँ पे क्या खाने पीने पर कोई अब प्रतिबंध नहीं है कि कोई यही जातियां जो है कि मतलब खान पान ये जातियां इन जातियों का खान पान ऐसा है, इस क्षेत्र का खान पान ऐसा है, ऐसा नहीं है। अब हर कोई जिस पे भी जो जिसका जो मन हो वो खा सकता है, ठीक है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्लियर है। आजकल कोई भी व्यक्ति अपना मनचाहा काम कर सकता है, कम नहीं है, ये काम है, ठीक है, काम कर सकता है। पहले क्या होता था, मोची का लड़का मोची का काम करेगा, दर्जी का लड़का दर्जी का काम करेगा, हलवाई का लड़का हलवाई का काम करेगा। तो इस तरीके से क्या था, पहले काम बटा हुआ था, ठीक है, जो बढ़ई है बढ़ई का काम बढ़ई का बेटा करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता था कि जाति व्यवस्था के आधार पर काम बटा हुआ था। लेकिन अब क्या है, अब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम अपनी मर्जी से कर सकता है। क्लियर है। ब्राह्मणों की प्रभुत्व जो था वो कम हुआ है। पहले क्या होता था, समाज में ब्राह्मण का जो है ना, जो प्रभुत्व था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है, ब्राह्मण ने जो कह दिया वही काम होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों पे जो है कि मतलब अब जो है कि परिवर्तन आ रहा है समाज के अंदर, जातियों में परिवर्तन आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व था उसमें कमी आई है। अगला, कानून की मदद से छुआछूत को कम हुआ है, छुआछूत जो है अब कम हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो है कि गांव के एरिया में जो है रह गया है, बाकी शहरों में तो ये देखने को नहीं मिलता है उतना ज्यादा, बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो ये सारे परिवर्तन जो है कि आ रहा है जातियों में। क्लियर है। आगे बढ़े। अगला आता है, जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया है। देखिए, जाति व्यवस्था जो है हमारे समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित करा है। पहला तो हीन भावना पैदा कर दिया लोगों में, ठीक है। जाति ने लोगों के अंदर क्या कर दिया है, हीन भावना पैदा कर दिया है। जाति प्रथा ने लोगों में के मन में हीन भावना पैदा कर दिया है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को क्या है, निम्न जाति के लोगों के साथ छुआछूत करते हैं, ठीक है, उनके साथ जो कि मतलब दोहरा व्यवहार करते हैं। उन्हें अपने कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था काफी टाइम, अगर हम पहले बात करें तो, ठीक है। अगर एक बार अछूत जो नीची जाति के लोग जो होते हैं, जो दलित होते हैं, वो अगर किसी के कुएं पे पानी लेने चला गया तो वो कुआं अछूत हो जाएगा, ऐसा कहा जाता था। बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे जाने नहीं दिया जाता था, ठीक है। बहुत से ऐसे जो है कि मतलब काम होते थे जो केवल उन्हीं के लिए होते थे, ठीक है। तो दलितों के साथ में छुआछूत होना, यानी कि ऊंची जाति के जो लोग होते थे वो निम्न जाति के लोगों के साथ छुआछूत करते थे, उनका शोषण करते थे, ठीक है। तो ये जो है इसका प्रभाव पड़ा है। दूसरा है, जाति प्रथा ने आर्थिक रुकावटें डाली है। जाति प्रथा ने क्या करा है, आर्थिक रुकावटें डाली है। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ काम नहीं करना नहीं पसंद करते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा हो, लगान मूवी है एक आमिर खान की, उसमें अगर आप देखोगे तो एक कचरा नाम का जो व्यक्ति होता है वो बॉल फेंकता है। जब मैच हो रहा होता है ना, उनका मैच लगा होता है, ठीक है, क्रिकेट का, तो वो कचरा जो है वो बॉल फेंकता है तो वो टर्न होता है, ठीक है, गुगली टाइप का, या जो मतलब कि टर्न होता है उसका बॉल। तो वहां पे जाति व्यवस्था देखने को मिलती है, वहां पे छुआछूत देखने को मिलता है। कहता है कि वो दलित है, वो जो है कि मतलब वो व्यक्ति है जो कचरा, वो दलित है, इसलिए वो हमारे साथ खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की क्या है, साथ में काम करने का मना हो जाता है, साथ में काम करना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जाति व्यवस्था ने हमारे जो आर्थिक विकास, जो अगर सब मिलकर के काम करे तो काफी ज्यादा जो है कि काम हो जाएगा, काफी तेजी से हमारा देश जो है कि विकसित हो जाएगा, ठीक है, विकसित की तरफ बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति क्या होता है, जब सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो हमारा जो मानव पूंजी है उसका पूर्ण उपयोग नहीं होगा, ठीक है, सभी लोगों का सही से इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, अर्थव्यवस्था में रुकावट आती है, आर्थिक रुकावटें आती है। क्लियर है। अगला देखिए, जाति प्रथा कुशलता को बाहर आने नहीं देती है। जाति प्रथा जो होती है वो क्या है, कुशलता को बाहर आने नहीं देती है। जैसे कि मैंने अभी कचरे का एग्जांपल दिया था ना, लगान मूवी का, उसमें क्या है, उसके पास वो क्वालिटी है कि वो बॉल टर्न करवा सकता है। लेकिन जाति प्रथा होने के कारण अगर मान लीजिए वहां पे अगर वो छुआछूत होता, ठीक है, जो कि वहां पे सबको समझाया जाता है तो
उसको खेलने के लिए इजाजत मिल जाती है। अगर नहीं उसको खेलने देते तो क्या होता है, वो बॉल को स्विंग करना आता है उसको, वो नहीं करवा पाता, वो दबा हुआ रह जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी कुशलताएं हैं, ठीक है, लेकिन वो जाति की वजह से दबकर रह जाते हैं, दलित होने के कारण या निम्न जाति के होने के कारण उनको क्या है, उनकी कुशलता को बाहर आने ही नहीं दिया जाता है। अगला आता है वोट बैंक की राजनीति। ये तो सबसे घटिया काम होता है। क्या होता है, राजनीति क्या होता है, वोट बैंक की हो जाती है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट लिया जाता है और इसकी वजह से क्या है, लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे वो अभी भी क्या होता है, जाति के नाम पर वोट डल जाता है, ये हमारे जाति के हैं, फला आदमी जो है वो हमारे जाति का है, हम तो उसी को वोट देंगे, ठीक है। वो उनको ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विकास करेगा या नहीं करेगा, सामने वाला कैसा व्यक्ति है कैसा नहीं है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति हमारी है, हम अपनी जाति के वाले को वोट देंगे। तो यहाँ पर क्या है, वोट बैंक की राजनीति। और नेता भी क्या करेंगे, देखेंगे जिस एरिया में ना, जिस एरिया में उनकी जनसंख्या ज्यादा है, उनकी जाति की जनसंख्या ज्यादा है, तो उनमें से ही किसी एक को खड़ा कर देंगे, ताकि जाति के नाम पे क्या करा जा सके, वोट लिया जा सके, समझे। मान लीजिए किसी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र विशेष में क्या है, निम्न एक जाति है, वो ए जाति है, ए जाति के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो इन्हीं में से, इन्हीं जाति में से किसी एक व्यक्ति को क्या कर देगा, चुनाव में खड़ा कर देगा, ताकि इस एरिया के जितने भी इस जाति के लोग हैं वो क्या करे, उसी को वोट दें, ठीक है। अगला, राजनीति ने जाति को सांप्रदायिक बना दिया है, जाति को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया है कि उसे क्या कर दिया है, सांप्रदायिक बना दिया गया है। क्लियर है। तो जाति व्यवस्था का हमारे समाज पर क्या है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। हीन भावना आ गई है लोगों में, आर्थिक रुकावटें हो गई है, लोग साथ में काम करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। जाति में जो है कि जाति प्रथा की वजह से कुशलता बाहर नहीं आ पाती है, वोट बैंक की राजनीति है, सांप्रदायिक जो है कि मतलब बना दिया गया राजनीति को, राजनीति ने जाति को सांप्रदायिक बना दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो क्या थे, हमारे जो समाज है उस पर किस प्रकार से प्रभाव डाला है जाति व्यवस्था ने। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन। सामाजिक या पारिवारिक संरचना को कैसे प्रभावित करता है या कर रहा है। देखिए, यह निश्चित है कि सामाजिक संरचना जो है वो परिवार को प्रभावित करेगा। इसमें जो होने वाले परिवर्तन है उससे परिवार भी प्रभावित होगा, ठीक है। संरचनाओं में भी परिवर्तन आता है, कभी कभी यह धीरे धीरे होता है तो कभी कभी यह अचानक हो जाता है। अगर धीरे धीरे होता है तो परिवर्तन कहलाता है, और अगर अचानक हो जाता है तो उसे हम क्रांति कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी चीज में अचानक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, किस चीज का नाम देते हैं, क्रांति का नाम देते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के भारत आने से शासन व्यवस्था में परिवर्तन आया है। पश्चिमी शिक्षा का विस्तार हुआ है, औद्योगिकरण के कारण नए नए शहर बसे हैं, रोजगार के नए नए जो है कि अवसर सामने आए हैं। लोग रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर चले गए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बदल गया। अतः कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना पारिवारिक संरचना को प्रभावित करता है। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब, इस टॉपिक का मूल रूप ये है कि अगर समाज में कोई परिवर्तन हुआ तो उससे परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक संयुक्त परिवार है, ठीक है, इस संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, और क्या हुआ, इनमें से कोई एक व्यक्ति है जिसकी क्या हुआ, ये पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख करके क्या बन गया, ये कोई जॉब इसकी लग गई, ठीक है, और उसकी जॉब लग गई दिल्ली में, उसकी जॉब कहाँ लग गई, दिल्ली में, और ये रहता कहाँ है, यूपी में रहता है मान लीजिए, ठीक है। तो यूपी से ये कहाँ आ जाएगा, दिल्ली आएगा जॉब के चक्कर में, और ये अपने साथ पूरा परिवार को तो लेकर के नहीं आएगा, ये क्या करेगा, अपने वाइफ को और अपने बच्चों को लेकर के दिल्ली आ जाएगा। तो इस तरीके से संयुक्त परिवार टूट करके क्या हो गया, संयुक्त परिवार टूट गया और एकल परिवार का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, जब समाज में परिवर्तन हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ और रोजगार के नए नए अवसर आए, तो लोग क्या करें, अपने गांव को छोड़ना शुरू कर दिया, संयुक्त परिवार को छोड़ना शुरू कर दिया, और एकल परिवार का निर्माण होना शुरू हो गया। क्लियर है। तो समाज में कोई भी परिवर्तन होगा तो उससे परिवार में परिवर्तन आएगा, ठीक है, उसका प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं भारत में जनजातियों को किस प्रकार से वर्गीकृत या बांटा जा सकता है। देखिए,
जनजातियों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक स्थायी विशेषक होता है और एक होता है अर्जित विशेषक। ठीक है, दो प्रकार से बांटा जा सकता है जनजाति को। एक होता है स्थायी विशेषक जो किसी एक स्थान से संबंधित होते हैं, क्या होते हैं, किसी एक स्थान से संबंधित होते हैं। अर्जित में क्या होता है, अपने स्थान के अलावा दूसरे जगहों से भी क्या करते हैं, ये अर्जित करते हैं। जैसे स्थायी विशेषक क्षेत्र, भाषा, शारीरिक गठन, पर्यावरण परिवेश पर आधारित विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। इनमें जनजाति जो है स्थायी लक्षण होते हैं, इनमें किसी एक स्थान पर रहने वाले लोगों के क्या है, एक जैसे लक्षण इसमें पाए जाते हैं। जबकि अर्जित विशेषक में क्या होता है, जनजातियों के जीवन यापन के साधन तथा उनका भारतीय समाज के मुख्य धारा से सम्मिलित होना उनका अर्जित विशेषक कहलाता है। यानी कि ये क्या करेगा, भारतीय समाज के मुख्य धारा से इसको जोड़ा जाता है, तो ये अर्जित विशेषक हो जाते हैं। जबकि स्थायी विशेषक वो होते हैं जो अपने स्थान पर रहते हैं, स्थायी लक्षण उनमें होता है। ठीक है, उन्हें अर्जित नहीं करा जाता, वो बाहर जा करके मुख्य धारा से नहीं जुड़ते हैं, जबकि अर्जित वाले मुख्य धारा से जुड़ते हैं। क्लियर है, समझ आया? आगे देखिए, आगे आता है राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास, यानी कि देश का विकास और जनजातियों का विकास के बारे में बतलाना इसमें। ठीक है, देखिए 1940 के दशक में हुए सर्वेक्षण में जनजातियों की तस्वीरें सामने आई। आदिवासी लोगों का एक अलग समाज है, हिंदू व ईसाई कमिश्नरियों ने इनकी रक्षा की जानी चाहिए, यानी कि हिंदू और ईसाई कमिश्नरियों से क्या किया जाना चाहिए था, इनकी रक्षा की जानी चाहिए थी। इसलिए राष्ट्र ने इन जनजातियों के एकीकरण के लिए योजना शुरू की। इन योजनाओं का उद्देश्य इनके समाज को देश के मुख्य धारा से जोड़ना था, यानी कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको क्या करना है, देश के मुख्य धारा से जोड़ना है, देश के साथ उसको लेकर के आगे बढ़ाना है, उनका भी विकास करना है। ठीक है, सरकार की कई योजनाएं इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, जैसे आरक्षण, SC ST वालों को क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है ना, SC ST OBC और स्वर्णिम को मिलता है, तो उनमें से ST जो होते हैं उनको कहा जाता है आदिवासी लोग। ठीक है, इन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया है, स्कूल में, कॉलेज में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, सरकारी नौकरियों में इन्हें क्या मिला है, आरक्षण मिला है, ताकि ये अपनी बात को रख सके। ठीक है, ताकि ये लोग भी एजुकेशन प्राप्त कर सके, ताकि ये लोग अपने जो है कि मतलब जीवन यापन कर सके। इनको मुख्य रूप से जो है कि मुख्य धारा से जोड़ना, समाज के मुख्य धारा से इनको जोड़ने का काम करना, इनके लिए इनको क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। शिक्षा, सरकार इन्हें शिक्षित कर रही है, आदिवासियों को क्या करा जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है, ताकि इससे क्या होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके। मीडिया ने इनकी जो है संस्कृति के प्रति जागरूक कर रही है, इनको इनके संस्कृति के प्रति क्या है, जागरूक किया जा रहा है, ये अपनी संस्कृति को बचाएं और साथ ही साथ ये देश के मुख्य धारा से भी जुड़े, ताकि इनके पास भी एजुकेशन हो। ठीक है, इनको इनकी बातों को सुनने के लिए लोकसभा में इनको आरक्षित सीटें मिले। ठीक है, राज्यसभा, ताकि ये अपने परेशानी को आकर के क्या है, सरकार के सामने रख सके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, किन अर्थों में कहा जा सकता है कि नगरों में, शहरों में जाति व्यवस्था अदृश्य हो गई है, मतलब कम हो गई है। ठीक है, देखने को इतना ज्यादा नहीं मिलता है। ये मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक आएगा। ठीक है, नगर और शहर के लोग शिक्षित हैं, नगर और शहर के लोग कैसे हैं, शिक्षित हैं, ये जागरूक भी हैं, इन्होंने जातिवाद को पूरी तरह से त्याग दिया है। यहाँ के लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे होने के कारण इन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया है। यहाँ सभी प्रकार के लोग रहते हैं तथा साथ में खाते पीते हैं, रेल बस का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि जाति व्यवस्था सीखने को सॉरी यहाँ पे जाति व्यवस्था देखने को कम मिलता है, देखने को कम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जाति व्यवस्था देखने को कम मिलता है। क्लियर है? देखिए, कह रहा है किन अर्थों में कहा जा सकता है कि नगरों में, शहरों में जाति व्यवस्था अदृश्य हो गई है। तो पहला तो टॉपिक ये, पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि यहाँ के सभी लोग क्या हैं, पढ़े लिखे होने के कारण, शिक्षित होने के कारण एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते हैं।
दूसरा आ जाता है बात आपका, यहाँ के लोग जागरूक हैं। तीसरा, साथ में काम करने से ये चीजें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चौथा पॉइंट हो जाता है कि यहाँ के लोग साथ में क्या, सार्वजनिक चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बस का, ट्रेन का, रेल का और मेट्रो, इन सब चीजों का क्या है, यूज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना, इतना ज्यादा लोग जो है कि मतलब एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड नहीं होते हैं जितना कि गांव के लोग होते हैं। साथ में पार्टी होता है तो खाना पीना साथ में खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा देखने को, जाति व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है शहरों में, जबकि गांव में ये सब चीजें देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये चैप्टर था अपना, ठीक है। इस चैप्टर के जो है कि मतलब मैंने बताया शुरू में ही कि बॉक्स में ज्योतिबा फूले जो है उनके बारे में दिया हुआ है, सावित्री बाई फूले हैं उनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। पेरियार के बारे में दिया हुआ है, और भी 2-3 लोग हैं उनके बारे में दिया हुआ है। वहां से भी क्वेश्चन आता है, तो उन सबको भी क्या करना है, आपको रीड आउट करना है, ठीक है। आप एक बार बुक रीड आउट कर लेंगे तो आपको पूरी तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्लियर है। और इस जो आप इसको पढ़ने के बाद क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करके आप इसका नोट्स बनाइए और पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास लिखने के लिए काफी ज्यादा मटेरियल होगा जो कि आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।